दोस्तों आजकल घुटने का घसारा यानी कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस इतना कॉमन हो चुका है कि लगभग हमारे आसपास 50% से ज़्यादा लोगों को घुटने के दर्द की समस्याएं रहती है। तो आज का हमारा ये वीडियो घुटने के दर्द से परमानेंट सॉल्यूशन कैसे पाया जाए उसके बारे में है। दोस्तों हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि घुटने के दर्द के क्या क्या कारण हो सकते हैं, उसमें क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं और उसका इलाज बिना दवाइयों से कैसे किया जाए, क्योंकि घुटने के घसारे का दवाई से कोई इलाज नहीं होता। आप जब तक दवाई लेंगे तब तक आपको आराम रहेगा, लेकिन जैसे ही आप दवाई बंद करेंगे आपका दर्द वापस चालू हो जाएगा। तो मैं आशा रखता हूँ कि आप मेरा वीडियो आखिरी तक देखें। ये वीडियो आपको अपने घुटने के दर्द को मिटाने में बिल्कुल मदद करेगा। दोस्तों मैं डॉक्टर प्रशांत हूँ और मैं गुजरात के सूरत डिस्ट्रिक्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। दोस्तों हमारी ओपीडी में लगभग 70% से ज़्यादा मरीजों को घुटने के दर्द की समस्याएं रहती है। यह दर्द महिलाओं में अधिकतर पाया जाता है। अब घुटने के दर्द को समझने के पहले हमको घुटने की रचना यानी कि नी एनाटॉमी समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एक घुटना है जिसमें ऊपर की बोन यानी कि थाई बोन जिसको फीमर कहते हैं और नीचे की बोन यानी कि लेग बोन जिसको टिबिया कहते हैं। दो बोन के आगे की साइड में एक कटोरी यानी कि पटेला रहता है जिसको नी कैप भी कहते हैं। अगर ये पटेला को साइड में करके देखा जाए तो घुटना ऐसे दिखता है। दो घुटने के बीच में गद्दी भी रहती है जिसको मेनिस्कस कहते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ घुटने में जो है वो है कार्टिलेज। कार्टिलेज की जो घुटने पे कवर बनाता है, दोनों हड्डी के ऊपर वाले भाग में एक चिकना सा कवर रहता है कि जिसको कार्टिलेज कहते हैं। देख पा रहे हो, ये एक घुटने का मॉडल है कि जिसमें कार्टिलेज बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि जो वाइट कलर का दिख रहा है। यह एकदम स्मूथ रहता है और घुटने में चिकनाहट देता है, घुटने में लुब्रिकेशन का काम करता है। जब भी आप घुटने का एक्सरे देखेंगे तो उसमें दोनों हड्डी के बीच में थोड़ा सा गैप दिखेगा। वो गैप कार्टिलेज का रहता है कि जो हम एक्सरे में नहीं देख पाते। जैसे ही उम्र बढ़ता है या फिर जैसे ही घसारा बढ़ता है तो कार्टिलेज का लेयर धीरे धीरे घिस के पतला होता है और दोनों हड्डी एक दूसरे से नज़दीक आने लगती है। और एक्सरे में अगर आप देखें तो ये गैप धीरे धीरे कम होने लगता है। यानी कि जितना गैप कम उतना आपका घसारा ज़्यादा और जितना गैप ज़्यादा उतना आपका हड्डी घुटना बराबर है। हमारी क्लिनिक में हम रेगुलर देखते हैं कि घुटने का घसारा छोटी उम्र वाले व्यक्तियों में ज़्यादा देखा जाता है। उसके कुछ कारण ऐसे हैं कि जिससे ये घसारा छोटी उम्रों में भी जल्दी आने लगता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण है ओबेसिटी यानी कि मेदस्वीता। अब मोटापे की वजह से घुटने पे जोर भी ज़्यादा पड़ता है। आपका वज़न जितना ज़्यादा है उतना घुटनों पे जोर आएगा और घुटना जल्दी घसने की शुरुआत हो सकती है। दूसरा कारण है कि एक्सरसाइज की कमी। अब हम पहले के ज़माने में देखा जाए तो पहले के ज़माने में लोग अधिकतर चलना फिरना ज़्यादा करते थे, छोटे मोटे कामों के लिए साइकिल का इस्तेमाल करते थे। भी आज के ज़माने में देखें तो टेबल वर्क ज़्यादा हो गया है, कंप्यूटर से ज़्यादा जॉब्स वगैरह हो गई है, तो चलना फिरना कम हो गया है और एक्सरसाइज के लिए हमको स्पेशली जिम में जाना पड़ता है, कहीं गार्डन में जाना पड़ता है। इसीलिए पहले के ज़माने के मुकाबले इस ज़माने में घुटने का घसारा छोटी उम्र वाले व्यक्तियों में भी जल्दी पाया जाता है। और तीसरा जो कि बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि डाइट। आजकल डाइट में जंक फूड ज़्यादा लेते हैं लोग। जंक फूड में कोलेस्ट्रॉल और चर्बी वाले डाइट ज़्यादा मिलते हैं कि जिसकी वजह से पेशेंट्स का वज़न भी बढ़ता है और घुटनों पे जोर भी आता है। और दूसरा कि उसमें प्रोटीन और कैल्शियम की कमी रहती है और जिसकी वजह से हड्डी कमज़ोर भी रहती है। ये समझ लिया है कि घुटने का घसारा क्यों होता है और ये छोटी उम्र वाले व्यक्तियों में क्यों आता है। अब हम बात करेंगे कि घुटने के घसारे में क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं। घुटने के घसारे का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है दर्द, कि जो आपको नॉर्मली चलने फिरने में नहीं होता, लेकिन जैसे ही आपके घुटनों पे जोर आता है, जैसे कि आपको दौड़ना है या फिर कहीं सीढ़ी चढ़ना उतरना है या फिर स्पीड में चलना है, तो उसमें आपको रेगुलरली दर्द महसूस होता है। अब जैसे ही ये घसारा आगे बढ़ता है तो कई बार घुटने में से कट की आवाज़ भी आती है। ये कट की आवाज़ क्यों आती है? क्योंकि घसारे के साथ में घुटने में आसपास वाली हड्डी भी थोड़ी बहुत बढ़ती है कि जिसको ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। घुटने के अंदर वाला ग्रीस कि जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं वो भी कम होता है और जो अपना कार्टिलेज है वो भी रफ हो जाता है, चिकनाहट नहीं रहती घुटने में, इसलिए चलते चलते कट की आवाज़ भी महसूस होती है।
ये घसारा अगर एडवांस लेवल पे चला जाता है, आखिरी स्टेज में चला जाता है, तो उसमें कई बार पेशेंट्स के मसल्स भी कमज़ोर हो जाते हैं और घुटने में जकड़न की महसूस होती है। इसलिए पेशेंट्स को कई बार उठ के बैठने में, बैठ के उठने में भी बहुत तकलीफ़ होती है और रेगुलर उनके जो डेली एक्टिविटीज़ रहती है वो आराम से नहीं कर पाते हैं। अब घुटने के इलाज के बारे में बात करें तो जब भी आप घुटने के दर्द के साथ डॉक्टर को दिखाएंगे और अगर आपको आर्थराइटिस की शुरुआत है तो डॉक्टर आपको थोड़ी सी दवाई कि जिसमें दर्द की दवाई हो सकती है, सूजन कम करने की दवाई हो सकती है और कैल्शियम, B12 और विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, दर्द की दवाई और सूजन कम करने की दवाई आप रेगुलर नहीं ले सकते। ये दवाई लंबे समय लेने से लीवर में नुकसान हो सकता है, किडनी में सूजन आ सकता है और कुछ पेशेंट्स में ये दवाइयों से BP भी बढ़ता है। कुछ ऐसी भी दवाई है कि जो घुटने को, घसारे को कम करने का क्लेम करती है, लेकिन स्टडी को देखा जाए, साइंस से देखा जाए तो कोई भी दवाई घुटने के घसारे को कम नहीं करती। घुटने के घसारे के इलाज के बारे में 2 मिथ बहुत ही कॉमन है कि जिसमें पहला कि कुछ दवाई घुटने के घसारे को कम करती है कि जिसमें कोलाजन सप्लीमेंट्स और ग्लूकोजामाइन सप्लीमेंट्स। लेकिन दोस्तों, स्टडी ये कहती है कि ये सप्लीमेंट्स घुटने के दर्द को कम करते हैं, घसारे को कम नहीं करते। और दूसरा मिथ ये है कि जितना आप आराम करेंगे आपके घुटने को आराम मिलेगा और घुटने का घसारा कम होगा। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि आप जितना भी आराम करेंगे थोड़े समय के लिए आपका दर्द कम होगा, लेकिन आराम से आपका घुटने के मसल्स कमज़ोर हो जाएंगे और जब भी आप वापस चलना चालू करेंगे तो कुछ दिनों के बाद में आपको घुटने में दर्द वापस चालू हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो घुटने के घसारे में है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, वो हम ये वीडियो में पूरा डिटेल में बताएंगे। लेकिन जो सबसे ज़रूरी है वो घुटने के आर्थराइटिस के लिए स्पाइन से लेके हिप, नी और एंकल सभी जॉइंट्स की एक्सरसाइज होनी चाहिए। लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है नी क्वाड्रिसेप्स मसल स्ट्रेंथनिंग, VMO मसल स्ट्रेंथनिंग और हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेंथनिंग। क्वाड्रिसेप्स मसल यानी कि घुटने के आगे वाले भाग के मसल्स रहते हैं कि जिसकी मजबूती, उसकी वजह से आपको चलने में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी महसूस होती है, गिरने का डर नहीं रहता और घुटने में लोड नहीं आता। एक्सरसाइज कैसे करना चाहिए वो हम वीडियो के एंड में डिटेल में बताएंगे। दूसरा एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है कि जो आप रेगुलरली कर सकते हैं वो है साइकिलिंग। दोस्तों, साइकिलिंग एक नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज है कि जिसमें आपके घुटने पे वज़न नहीं आता और आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। वैसे ही स्विमिंग एक ऐसी अच्छी एक्सरसाइज है कि जिसमें आपको घुटने में वज़न नहीं आता और घुटने में अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है। अब आगे देखें तो कुछ पेशेंट्स में अगर घसारा एडवांस लेवल पे चल गया है तो उनको कुछ एडवांस थेरापी भी है कि जिसमें इंजेक्शंस देते हैं घुटने में, जिसमें PRP का इंजेक्शंस हो गया और हाइलुरोनिक एसिड यानी कि जेली का इंजेक्शंस जो कहते हैं वो हो गया। लेकिन ये सब चीज़ सप्लीमेंट्री है, परमानेंट नहीं है। मेन जो चीज़ है वो एक्सरसाइज है। अगर आपका आर्थराइटिस एडवांस लेवल पे है यानी कि आर्थराइटिस के 4 स्टेजेस रहते हैं, 1, 2, 3, 4। अगर आपका आर्थराइटिस 4th स्टेज में है, लास्ट स्टेज में है, तो आपको सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है कि जिसमें शुरुआती स्टेजेस में नी ऑस्टियोटोमी होती है कि जिसमें पैर का अलाइनमेंट सीधा किया जाता है और अगर ज़्यादा आर्थराइटिस है तो आपको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत भी पड़ सकती है। ये सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का हमारा मेन वीडियो है एक्सरसाइज के बारे में। तो हम आपको एक्सरसाइज दिखाने जा रहे हैं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि घुटने के आर्थराइटिस यानी कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जो एक्सरसाइज, घुटने के साथ साथ हमको हिप और एंकल जॉइंट की एक्सरसाइज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है कि हमको चलने फिरने में आसानी रहे और दर्द में कमी हो। हमारे साथ में संदीप भाई है कि जो मैं जैसे बताऊंगा वो आपको एक्सरसाइज करके दिखाएंगे कि वो आप घर पे भी खुद कर सकते हो और आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं रहेगी। संदीप भाई, आप तैयार हो? जी सर। सबसे पहले हम सोते सोते कैसे एक्सरसाइज करते हैं वो समझाएंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज है क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग। रिलैक्स कर दीजिए, आप नजदीक आ जाओ, इसको फोकस करो। कि जैसे कि आप देख पा रहे हो, घुटने के नीचे एक पिलो रखना है और घुटना पहले रिलैक्स रखना है, बाद में उसको टाइट करना है। ये वाला घुटना टाइट करिए आप,
और उसको 10 तक काउंट करना है। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। यही चीज़ आपको दूसरे नी में करना है। इसको रिलैक्स करके इसके नीचे टॉवेल या कुछ रख के आप इसको टाइट करिए और 10 तक काउंट करिए। आप देख पाएंगे कि ये जो मसल्स है वो टाइट हो रहा है। इसको क्वाड्रिसेप्स मसल कहते हैं, कि जो घुटने को चलते समय बहुत स्टेबिलिटी देता है और घुटने में ताकत देता है। सेकेंड एक्सरसाइज सेम टू सेम रहेगा, कि जिसमें आपको पैर के नीचे, घुटने के नीचे टॉवेल रखने के बाद में घुटना टाइट करना है, लेकिन आपको इतना टाइट करना है कि आपका हील भी स्ट्रेट हो जाए और थोड़ा हवा में आ जाए, और एंकल को थोड़ा सा ऐसे रखने का है। आप इसको 5 सेकेंड्स या फिर 10 सेकेंड्स तक रख सकते हैं। ये वाले एक्सरसाइज करने से क्वाड्रिसेप्स के साथों साथ आपका अंदर वाला मसल्स की जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीएमओ, वास्टस मीडियालिस ओब्लिकस, वो भी स्ट्रेंथ होता है। सेम एक्सरसाइज आपको दूसरे पैर में रिपीट करना है, कि जिसमें घुटना टाइट करना है, हिल स्ट्रेट होना चाहिए और एंकल 90 डिग्री पे। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इसको 5 सेकेंड्स तक रख सकते हैं या फिर 10 सेकेंड्स तक भी रख सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कि हिप एक्सरसाइज की जो आप सोते सोते कैसे कर पाएंगे। ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले पैर स्ट्रेट रखने के बाद में ये वाला पैर थोड़ा हवा में लेना है, ऑलमोस्ट 45 डिग्री के आसपास। उसके बाद में पैर को क्लॉकवाइज 4 to 5 टाइम्स रोटेट करना है, 4 and 5, और यही चीज आपको एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट करना है। सेम एक्सरसाइज आपको दूसरे पैर में करना है, 5 टाइम्स क्लॉकवाइज और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। ये एक्सरसाइज से आपके हिप के आगे की साइड वाले मसल्स की जो हिप फ्लेक्सस कहते हैं और क्वाड्रिसेप्स, दोनों मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है। ठीक है, थैंक यू। रिलेटिव। अब बात रही वीएमओ मसल। वीएमओ यानी कि वास्टस मीडियालिस ओब्लिकस, की जो घुटने के अंदर की साइड से यहाँ तक रहता है, ऊपर से स्टार्ट होता है और घुटने के अंदर की साइड में रहता है। उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए पैर को आपको थोड़ा सा रोटेट करना है बाहर की साइड में, और एकदम स्ट्रेट रखना है नी, और पैर को ऑलमोस्ट 40 to 45 डिग्री तक ऊपर ले जाना है। ध्यान रहे, आपको पैर पहले रोटेट करना है, बाद में ऊपर ले जाना है। ऊपर ले जाने के बाद में रोटेट नहीं करना है। इस टाइप से रोटेट करने के बाद 5 to 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करिए और बाद में उसको रिलैक्स छोड़ दीजिए। सेम एक्सरसाइज दूसरे पैर की देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। पहले रोटेट करिए, नी को स्ट्रेट करिए और बाद में ऊपर ले जाइए। राइट, 1 2 3 4 5। ओके, एब्डक्टर्स के लिए रहती है, कि जो अपन को चलने में स्टेबिलिटी देती है। कुछ लोग चलने में ऐसे ऐसे चलते हैं क्योंकि उनके एब्डक्टर्स वीक रहते हैं। उसकी ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले अपन को करवट लेना पड़ेगा, और उसके बाद में जो ऊपर वाला पैर है उसको थोड़ा और ऊपर हवा में रखना है, ऑलमोस्ट 40 to 45 डिग्री के ऊपर, और आपको 5 to 10 सेकेंड्स के लिए अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इसको रखना है। 1 2 3 4 5 रख दीजिए। थोड़ा रेस्ट करने के बाद में सेम चीज़ आपको वापस करना है। 1 2 3 4 5। ये चीज़ हो गई आपके हिप एब्डक्टर्स के लिए और टेंसर फेशियल लाटा के लिए। ठीक है, अब मैं आपको एक्सरसाइज दिखाऊंगा कि जो आप बैठे बैठे कर पाएंगे। संदीप भाई बैठ जाइए। सबसे पहली एक्सरसाइज की जो मैंने आपको दिखाया कि घुटने के नीचे टॉवेल रखने के बाद में आपको टॉवेल को घुटने से दबाना है, सेम एक्सरसाइज आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं, कि जिसमें टॉवेल की ज़रूरत नहीं रहेगी। उसमें आपको कोई एक पैर को पहले सीधा करना है और ये जो मसल्स है क्वाड्रिसेप्स उसको टाइट करना है, साथों साथ पंजा भी ऊपर करना है। इसको आप 5 to 10 सेकेंड्स के लिए काउंट रखिए। तो उससे आपको दिख रहा है कि जो क्वाड्रिसेप्स मसल है वो आप थोड़ा नज़दीक से दिखाएंगे तो समझ में आएगा कि जो टाइट हो रहा है। जैसे कि इस साइड में सॉफ्ट दिख रहा है, राउंड शेप दिख रहा है, इस साइड में टाइट करने की वजह से ये आपको शेप दिख रहा है। ये वाला मसल क्वाड्रिसेप्स मसल है। सेम एक्सरसाइज रिलैक्स करने के बाद दूसरे पैर में करना है। आपकी कैपेसिटी के हिसाब से 5 सेकेंड्स, 8 सेकेंड्स,
शुरुआत में ये होता है कि आप लंबे समय तक होल्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन रेगुलर करने के बाद में आपकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 15 सेकंड्स या फिर 20 सेकंड्स तक भी जाएगी। ओके, रिलैक्स। अगर आपको घुटने के साथ में हिप के एडक्टर मसल्स उसकी भी स्ट्रेंथनिंग करनी है तो एक पिलो का इस्तेमाल या फिर कुछ टॉवेल का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो आपको दोनों घुटने के बीच में दबाना है और दोनों पैर को स्ट्रेट करना है। इसमें आपके 3 मसल्स स्ट्रेंथनिंग होता है। एक तो आपको क्वाड्रिसेप्स हो गया, दूसरा हिप का एडक्टर हो गया और थोड़ा बहुत वीएमओ पे भी इफेक्ट आता है। साथों साथ अगर यही एक्सरसाइज के साथ में अगर आप काउंट करते हैं तो एंकल की मूवमेंट भी करेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 लाइक दिस, तो उसमें आपका नी, हिप और साथों साथ पीछे वाले जो मसल्स है जिसको कि हम काफ मसल कहते हैं, उसका भी स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग होता है। उसको कुछ समय के लिए रख के नीचे रिलैक्स कर दीजिए। थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद, थोड़ा सा यानी कि आप 10 सेकंड का रेस्ट ले सकते हैं, 15 सेकंड का रेस्ट ले सकते हैं। ये चीज़ को आपको रिलैक्स वापस रिपीट करना है। करिए 1 2, एंकल मूवमेंट भी करिए साथ में 1 2 3 4 5। इसमें आपका हिप, नी और एंकल सभी जॉइंट्स की एक्सरसाइज आ गई। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है कि जो काफ़ी पेशेंट्स को पता नहीं रहती और काफ़ी फिजियोथेरेपी सेंटर्स में भी अच्छे से नहीं हो पाती। ये एक्सरसाइज मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप घर पे कर सकते हैं। ओके, रिलैक्स। तो ये हो गई नी आर्थराइटिस को बचाने के लिए और डिले करने के लिए एक्सरसाइज। आप ये एक्सरसाइज घर पे भी कर सकते हैं और इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप सभी एक्सरसाइज मान लीजिए कि 10 टाइम भी रिपीट करेंगे तो आपको लगभग 10 से 12 मिनट का समय की ज़रूरत पड़ेगी, उससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप रेगुलर 10 से 12 मिनट अपने घुटने के लिए निकालेंगे तो आपको नी आर्थराइटिस होने का चांस बहुत कम रहेगा और आपके घुटने लंबे समय तक चल सकते हैं। आशा रखता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।